अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। तेईस सितंबर की बात है। मैं नॉर्मली सोशल मीडिया बहुत कम ही देखता हूँ और न्यूज़ चैनल भी बड़ा कम देखता हूँ। तो मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि कोई जहाज़ लाहौर लैंड किया है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, कोई आग लगी है। तो उसके बाद जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो थोड़ी देर के बाद तो एक साहब को कुछ जानने वाले दोस्त उस जहाज़ में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने वीडियो अपलोड की हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं उस जहाज़ में मौजूद था और अभी इवैक्यूएट करके जहाज़ से बाहर आया हूँ। तो जहाज़ में आग लगी हुई थी, इंजन में आग लगी थी और कैबिन के अंदर स्मोक आ रहा था और अल्लाह ने हमें बचाया और हम लैंड कर गया। उसके बाद स्लाइड से जहाज़ में इवैक्यूएट करके बाहर आ गया। तो फिर एक आध वीडियो इसी मीनवाइल किसी न्यूज़ चैनल पे भी एक ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे आप देखते ही अक्सर कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, तो उन्होंने भी ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि मुसाफिर बच गया, आग लग गई और बाफादर लैंड हो गया। इस तरह की जो शोर मचाते हुए वीडियो जो आती है इनिशियल, अगर आपको ना भी कुछ पता हो तो कुछ कह दें, सनसनी जिसको कहते हैं, सनसनी पैदा कर दें। क्योंकि मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि मैं इस तरह की वीडियो करने का कायल नहीं हूँ जब तक आपको एग्जैक्ट पोजीशन ना पता हो या वो केस पूरा पता ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ बयान कर दें, इसलिए बयान कर दें कि आप सबसे पहले बयान करने वालों में शामिल हो जाएं। तो ये मकसद जो होता है ना, ये फिर हमें मजबूर कर देता है कि हमें फैक्ट्स ना पता हो और हम वो चीज़ बयान कर दें। जब मैंने अपनी सारी मालूमात की और इन्फॉर्मेशन ली, तो वो कुछ सिलसिला इस तरह का था जो बाद में भी कल कुछ लोगों ने उसको, फिर एक आध ने उसको क्लियर किया, लेकिन वो भी बहुत हद तक इस तरह क्रिस्टल क्लियर नहीं था जो कि एक्चुअली हुआ। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या। फ्लाई जनाह की ये एक फ़्लाइट थी एयरबस 320 की। कॉल साइन इसका था FL846, 23 सितंबर 24। ये कराची से लाहौर आ रही थी और शाम को लोकल टाइम 7:15, जबकि ये लाहौर से कोई 30 से 35 नॉटिकल माइल पे थी। तो कैप्टन ने मुबीना तौर पर, जो कैप्टन है, मुझे अब उनका नाम पता नहीं चल सका, वो लोकल पाकिस्तानी नहीं है, कोई फॉरेनर है। तो इसको बाद में मैं कंफर्म कर दूंगा, बिकॉज़ मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में आपको नहीं कह सकता। तो उन्होंने एक कॉल दी मेडे की। याद रखिए कि एविएशन में दो तरह की कॉल्स हैं, एक है पैन PAN और एक है मेडे MAYDAY। मेडे पैन की कॉल जो कॉकपिट क्रू होता है नॉर्मली उस वक्त देता है जब कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें उनको कोई प्रायोरिटी लैंडिंग चाहिए हो, यानी पैसेंजर को या एयरक्राफ्ट के एक्चुअल स्ट्रक्चर को, या उनको कोई सीरियस थ्रेट ना हो। लेकिन जब कोई सीरियस थ्रेट हो, जैसे आग लग जाए, स्मोक आ जाए या कोई और इस तरह का कोई सीरियस थ्रेट हो, तो उसमें वो मेडे की कॉल देते हैं। जब बिल्कुल आप समझते हैं कि एयरक्राफ्ट इंटेग्रिटी को थ्रेट है या पैसेंजर की लाइफ को थ्रेट है या जहाज़ के क्रैश हो जाने के चांसेस हैं, तो उसमें वो मेडे की कॉल देते हैं। तो उसने मेडे की कॉल दी 7:15 पे, जब आपको 30 से 35 नॉटिकल माइल लाहौर से थे, और उसने कहा कि हमारे कार्गो होल्ड में स्मोक है। अब इस जहाज़ में दो कार्गो होल्ड होते हैं, एक है फॉरवर्ड कार्गो होल्ड और एक पीछे वाला कार्गो होल्ड, एफ्ट वाला। तो फॉरवर्ड कार्गो होल्ड की पोजीशन को इस तरह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनको इतना इन डेप्थ पता नहीं होता और वो कुछ का कुछ बना देते हैं चीज़ों को।
अब जो फॉरवर्ड कार्गो होल्ड है वो उसकी लोकेशन कुछ इस तरह की है कि कॉकपिट जो आगे होता है उससे बिल्कुल नीचे इलेक्ट्रॉनिक बे होता है, जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सारा कुछ लगा होता है, जहाँ से पूरा जहाज़ कंट्रोल होता है, उसके एवियोनिक्स, उसकी फ़्लाइट्स, उसके बाकी सब चीज़ें। उस एवियोनिक डिपार्टमेंट जो बे है उसके बिल्कुल पीछे फॉरवर्ड कार्गो होता है। जो एफ्ट कार्गो होता है और या एक तीसरा जो कार्गो होता है वो बिल्कुल एफ्ट पे होता है और उसको बल्क हेड भी कहते हैं, और उसके दरमियान वाले को एफ्ट होल्ड और ये आगे वाला फॉरवर्ड होल्ड। सम टाइम कुछ जहाज़ों में फॉरवर्ड कार्गो होल्ड से आप इलेक्ट्रॉनिक बे में आ सकते हैं, कुछ में नहीं आ सकते, डिपेंड करता है आपको कौन सा जहाज़ है, किस तरह उन्होंने बनाया हुआ है। तो उस फॉरवर्ड कार्गो होल्ड में उसने रिपोर्ट किया, कॉकपिट में एक इंडिकेशन आती है कि स्मोक या फायर किस होल्ड में है, फॉरवर्ड में है, एफ्ट में है, बल्क में है, कहाँ है। तो ज़ाहिर वो वार्निंग आई होगी, तो उसने उसको डिक्लेयर किया और मेडे कॉल दी, विच वॉज जस्टिफाइड। यही बनती थी। अब होता ये है कि जहाज़ के अंदर जो कैबिन में प्रेशराइजेशन होती है, या जो कैबिन के अंदर जहाँ पैसेंजर्स बैठे होते हैं उसके अंदर कूलिंग हुई होती है, कूलिंग या हीटिंग, एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है पैसेंजर की कंफर्ट के लिए। तो यही जो हवा होती है ये कुछ पार्ट इसका सर्कुलेट करता है कार्गो होल्ड्स के अंदर, ताकि वहाँ पे एक तो कार्गो की वेंटिलेशन होती रहे और थोड़ी बहुत कूलिंग भी होती रहे। प्रायोरिटी कूलिंग की कैबिन की है। अब ये जब अगर कार्गो होल्ड में स्मोक है और हवा सर्कुलेट हो रही है तो वो चांसेस हैं कि वो हवा स्मोक वाली वो सक होके या सर्कुलेट होके कैबिन में भी आएगी, और इसी तरह कॉकपिट में भी आएगी। तो डेफिनेटली वो स्मोक कैबिन में भी आया, जिसको पैसेंजर ने फील किया। उनमें से एक पैसेंजर जो ऑन बोर्ड थे जिन्होंने उसने फील किया। अब उस स्मोक को ये देखिए कि ठक करके उसने एक डाल दी वीडियो कि जी इंजन फायर देखा मैंने, और उन्होंने कहा मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि इंजन फायर है। तो इंजन फायर नहीं थी, एब्सोल्युटली नहीं थी। अब ये एक बात उन्होंने पता नहीं कहाँ से देखी कि इंजन फायर है। ये होता है कि जब आप नॉन टेक्निकल हो और आप एक चीज़ को थोड़ा बढ़ा के बयान कर दें। स्मोक है। अच्छा जी, एटीसी ने, उन्होंने प्रायोरिटी लैंडिंग मांगी, एटीसी ने उनको प्रायोरिटी लैंडिंग दे दी। यही देनी चाहिए थी उनको। लैंडिंग के बाद एटीसी ने उनको रनवे क्लियर करके पार्किंग बे तक जाने की इजाज़त दी। पार्किंग बे और रनवे के दरमियान कुछ टैक्सीवेज होते हैं, और उस टैक्सीवे लाहौर में जैसे है, तो लाहौर में अगर आप लैंड करें और अगर आप टैक्सीवे तक जाएं तो आपको नॉर्मली 7 से 8 मिनट लगते हैं, ये याद रखिएगा। कुछ एयरपोर्ट्स में 20 से 25 मिनट लगते हैं, जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं। लाहौर की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि तकरीबन 7 मिनट्स लगते हैं अगर आप लैंड करें और अपनी किसी भी पार्किंग पोजीशन पे जाके जहाज़ खड़ा करें। मेरे सामने एक एयरबस का प्रोसीजर मैं देख रहा हूँ, तो वो कहता है कि अगर स्मोक आपका ग्राउंड पे आए, कैबिन में या कॉकपिट में या कार्गो में, तो वो कहता है कि पैसेंजर्स जो हैं इमीडिएटली आपको इवैक्यूएट करने हैं। कप्तान ने जब उनको एटीसी ने उसको क्लियर किया बे तक, तो कप्तान ने कहा नहीं, मैं रनवे क्लियर करके इमीडिएटली टैक्सी वे के ऊपर पैसेंजर इवैक्यूएट करूँगा। अब ये कप्तान की चॉइस है, वो विजुअलाइज कर सकता है, एवेल्यूएट कर सकता है कि स्मोक कितना है। ये ऐन मुमकिन है कि अगर स्मोक बहुत ज़्यादा हो तो रनवे पे ही एवैक्यूएशन करें, और अगर वो फील करता है कि स्मोक थोड़ा कम है और वो रनवे क्लियर कर सकता है ताकि पीछे से और जहाज़ लैंड कर सके, तो वो क्लियर करके साथ ही रोक के टैक्सीवे के ऊपर इवैक्यूएशन किया, जो कि इस जहाज़ ने की। मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, तो उसने कहा कि जब हम लैंड किए तो उसका कोई जानने वाला ट्रैवल कर रहा था, मेरा भी एक जानने वाला ट्रैवल कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि जब हम लैंड किए तो उसके बाद स्मोक कैबिन में नहीं था, तो फिर हमें जहाज़ में उन्होंने उतारा, और कई लोग जो थे उसमें ख़वातीन थी, बच्चे थे, और ज़ाहिर है वो स्लाइड जो होती है वो एक बड़ी स्टीप स्लाइड होती है, और उसमें स्लाइड करते हुए आपको छोटी मोटी चोट भी आ सकती है अगर आप सही स्लाइड ना करें। और फिर ज़ाहिर है एज फैक्टर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो
इतनी वो स्लाइड ले कर नहीं सकते। सम टाइम वो जब ज़मीन पे आते हैं तो उस वक्त बैक में या घुटने में या पाँव में चोट आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि वो स्मोक तो चला गया था, उन्होंने फिर भी हमें एवैक्यूएट किया। देखिए, आपकी नज़र में वो चला गया होगा जैसे एक दूसरे पैसेंजर ने ये कहा कि इंजन में आग लगी है। आप उसको अपनी आंख से देख रहे हैं। अगर आप पायलट की आंख से देखें और उसके प्रोसीजर्स की आंखें देखें जो मेरे सामने खुला हुआ है, तो जो उसने किया, हो सकता है कि आपके कैबिन में स्मोक ना हो उस वक्त जो आप फील कर रहे थे, लेकिन स्मोक की लाइट अंदर ऑन हो, या ये हो सकता है कि कॉकपिट में स्मोक हो बिकॉज फॉरवर्ड कार्गो जो है वो कॉकपिट से नज़दीक है। हो सकता है कॉकपिट में स्मोक हो या उसकी लाइट ना गई हो, या कप्तान ने फिर भी इसको सेफ्टी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, पैसेंजर्स की हिफाजत के लिए ये महसूस किया हो कि एवैक्यूएशन ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ब्रिज लगाते हैं, ब्रिज तक जाते हैं, 7 मिनट वो गए, फिर आप स्टेप्स लगाएंगे, फिर एक एक मुसाफिर नीचे उतरेगा, तो ये देखना ज़रूरी है कि उसमें कितना टाइम लगेगा। उसमें कम से कम 35-40 मिनट लग जाएंगे। अब वो 35-40 मिनट अगर स्मोक दोबारा आ जाए तो वो इतनी डेंजरस एक्सरसाइज, स्मोक इज़ वर्स्ट एक्सरसाइज इन द एविएशन, 2nd नंबर पे फायर है। तो हो सकता है आप उसमें बच सकें ना बच सकें, तो इसलिए उसने एवैक्यूएशन कराई। तो वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि था या नहीं था, ख़ुद एवेल्यूट करके उसकी तशहीर करना या उसको बयान करना कि नहीं ये ठीक था और कप्तान ने गलत किया। तो आप ख़ुद प्रोफेशनल ना बने, जो वो उसने किया वो बिल्कुल ठीक किया। यही प्रोसीजर है, और ये उसका प्रोसीजर नहीं है, ये एयरबस जिसने जहाज़ बनाया ये उनका प्रोसीजर है कि आपको किस मौके पे क्या करना है। वो ना कप्तान से मशवरा करते हैं, ना किसी भी एयरलाइन से, वो किसी जैसे फ्लाइजन आया तो ना वो फ्लाइजन से मशवरा करते हैं, ना PI से मशवरा करते हैं, ना एमिरेट्स से मशवरा करते हैं। वो प्रोसीजर ख़ुद बनाते हैं जो जहाज़ बनाते हैं। उनको पता होता है क्या, कब, किस वक्त, कितने मिनट में कैसे करना है। तो जितने भी पायलट्स होते हैं ये उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है कि वो उसको एज़ इट इज़ रिजिडली फॉलो करें, अप्लाई करें, है नहीं। और लैंड करने के बाद एक छोटा सा किसी ने प्रो पाकिस्तान कोई पेपर है ये क्या है, उन्होंने उसमें लिखा है कि 7:57 पे लोकल टाइम पर शाम को उन्होंने फायर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जहाज़ को क्लियर कर दिया। ये पता नहीं उसने लिखा है, आई डोंट नो। तो ये क्लियर किया या नहीं किया, ये तो अब रिपोर्ट आएगी, क्या होगा देखा जाएगा। अब इसका प्रोसीजर ये है, अब जो लेट डाउन प्रोसीजर क्या है, एवैक्यूएशन होगी, जहाज़ जो है वो इंजीनियरिंग के हैंड ओवर हो जाता है, और सिविल एविएशन अथॉरिटी उसका एक डिपार्टमेंट है जो कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन उसे कहते हैं, SIB। तो वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैप्टन की रिपोर्ट आएगी, सारा डेटा लिया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें, स्मोक कितने बजे आया, किस और कितने बजे गया, लाइट कितने बजे आई, बाकी जो चेकलिस्ट कैप्टन ने की, क्रू ने की, वो कैसे की, ठीक की, गलत की, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आप ये नहीं कह सकते मैंने ये किया या नहीं किया, ठीक किया, गलत किया, जो भी होगा, एवरीथिंग, एवरी सेकंड इज़ रिकॉर्डेड इन द एयरक्राफ्ट। तो वो सारा डेटा ले जाते हैं, डेटा लेके फिर वो इन्वेस्टिगेशन होती है, कप्तान की स्टेटमेंट की वो साथ लेते हैं, और फिर सब चीज़ें, इसको टाइम लगता होता है, महीना 1.5 महीना लगता है। फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करके वो देखेंगे कि क्या वो सारे एक्शंस बिल्कुल जो एयरबस इंडस्ट्री की, जो जिसका जहाज़ है, बोइंग का, एयरबस का, उसके मुताबिक लेट डाउन प्रोसीजर के तहत कैप्टन ने एक्शंस किए हैं ये नहीं किए। बज़ाहिर लगता है उसने सही सारे किए। तो उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी। आपको पता ही है पाकिस्तान में रिपोर्ट कैसे आती है, आएगी कि नहीं आएगी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। और अब इंजीनियरिंग जो है, जिसका काम है उस रिलेटेड एयरलाइन की जो इंजीनियरिंग है, वो उस जहाज़ को थॉरली चेक करती है। थॉरली चेक करने के बाद उसको फिर सर्टिफाई करती है। सर्टिफाई करने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी उसकी फाइनल अप्रूवल देती है कि जहाज़ ठीक है, और फिर वो जहाज़ फ्लाई कर सकता है। इट विल टेक टाइम। अब ये कह रहा है कि 7:57 पे सर्विसेबल हो गया, हो सकता हो गया, मुझे इसकी इल्म नहीं है। अच्छा, अब देखिए, मैं जो हमेशा बात करता हूँ एविएशन में, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पिछले भी एक जो मैंने वीडियो बनाई उस पर बड़े लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी दिए, चंद एक ने नेगेटिव कमेंट्स दिए। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये PI और बाकी इस तरह की एयरलाइंस वैसे ही इस तरह रन हो रही हैं जैसे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है। देखिए,
दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स इस तरह के होते हैं, फ़र्क क्या है हमारे और उसके अंदर, जिसके ऊपर हमें शोर लोगों को बोलना चाहिए, अवेयरनेस चाहिए लोगों को, जो मैं बात कर रहा हूँ। गाली देने से या किसी को बुरा कहने से या किसी के साथ बद कलामी करने से आप मसला हल नहीं होता। आप मुझे गाली देंगे या बुरा कहेंगे तो उससे क्या होना, कुछ भी नहीं होना। हाँ, जो चीज़ करने वाली वो क्या है, करने वाली ये है कि कोई फ़र्क है हमारे, जो मैं जो बात कर रहा था कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के पीछे वो ये देखेंगे कि हम अगर कोई लैप्स रह गया किस के एंड पे, क्रू के एंड पे या मेंटेनेंस के एंड पे या किसी प्रोसीजर के एंड पे कोई लैप्स रह गया, तो उसको देखा जाए कि हम उसको आइंदा कैसे एड्रेस करें ताकि ये दोबारा रीअकर ना हो। वो रिपोर्ट 100% आती है विद इन ड्यू टाइम, और फिर वो रिपोर्ट सारे पायलट्स को, सारे इंजीनियर्स को, बाकी सबको भेज जाती है ताकि वो उसको पढ़ें और उसको समझें कि ये क्यों हुआ और उसको आइंदा कैसे अवॉइड करना है। ये वो शदीद कमी है हमारे यहाँ जो वो नहीं आती। ये है पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 2 आपके इसी से मिलता जुलता पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की इंसिडेंट स्पोर्ट्स, एक्सीडेंट स्पोर्ट्स छुपा ली जाती हैं। हम ये बताने को तैयार नहीं हैं। चलें, जहाज़ों की इंसिडेंट एक्सीडेंट आप पब्लिक को अगर नहीं बताते, वैसे तो पब्लिश होने चाहिए सारे के सारे। अमेरिका में एक रेगुलेटरी बॉडी है, NTSB उसको कहते हैं। अमेरिका में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ये यूरोप में जार है और वो है एक और है, तो वो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं वो बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको वेबसाइट पे डालते हैं पूरी दुनिया के लिए। वो आप भी चाहें आप भी पढ़ सकते हैं, मैं चाहूँ मैं भी पढ़ सकता हूँ, कोई भी पढ़ सकता है कि क्या हुआ। उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती। इसी से आगे फिर R&D होती है, रिसर्च होती है, और वो देखते हैं कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिए ना, राइट ब्रदर्स वाला जहाज़ जो था वो बना, वो गिरा, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आज हम जहाँ पहुँचे तो पहुँचे। तो अगर हम छुपा लेंगे तो वो चीज़ कैसे बनेगी? ये है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम चीज़ों को छुपा लेते हैं। एक और चीज़ गो के इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट जो है वो ये कि हमारे यहाँ एविएशन में कुछ लोगों ने बात की कि मेंटेनेंस का बहुत बुरा हाल है। डेफिनेटली मेंटेनेंस का हाल एयरक्राफ्ट का वैसा ही है जैसा बाकी सब चीज़ों का। वजह देखिए, जहाज़ों के जो इंजीनियर्स होते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कार होती है, कार का एक मैकेनिक है, वो इंजन भी ठीक कर रहा है, वो ब्रेकें भी ठीक कर रहा है, वो उसकी बाकी भी चीज़ें ठीक कर रहा है, तो सब कुछ कर रहा है, तो एक डेंटर पेंटर है, 2 बंदे हैं, सारा कुछ ही कर रहे हैं। जहाज़ों में ऐसा नहीं होता। इसमें हर अभियानक्स का कोई और है, स्ट्रक्चर का कोई और है, इलेक्ट्रिकल का कुछ और है, लैंडिंग गियर का कुछ, ये सब अलग-अलग शोबे हैं जिसमें ये सारे इंजीनियर अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, और हर सेक्शन का उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी एग्ज़ाम लेती है। हर मुल्क की अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडी उनके एग्ज़ाम लेती है, फिर उनका लाइसेंस इशू करती है, और फिर वो ट्रेनिंग करके और फिर वो स्पेशलिस्ट जॉब्स करते हैं अपनी अपनी। अनफॉर्चुनेटली पिछले ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स जो बहुत अच्छे इंजीनियर से, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर से, एयरक्राफ्ट इंजीनियर से, मैं ये नहीं कहता कि जो यहाँ रह गए बाकी वो ठीक नहीं है, डोंट टेक मी रॉन्ग, ना मुझे कोई ऐसा इख्तियार है कि मैं यहाँ पे रहने वालों को मैं कमतर बोलूँ, ऐसा मसला नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि बहुत अच्छे जो इंजीनियर से वो सारे के सारे ऑलमोस्ट छोड़ के जा चुके। देखिए, मैं क्यों कहना कोई अच्छे इंजीनियर, वो इसलिए कि जब आप बाहर जाते हैं, कोई हमारे यहाँ को कोई बंदा भी बाहर जाएगा इंटरव्यू देगा, तो जो बाहर है ना, वहाँ पे एक बड़ा सेट सिलेक्शन प्रोसीजर है, एक क्राइटेरिया उनका सिलेक्शन का। वहाँ पे ये नहीं है कि मेरी सिफारिश उसकी सिफारिश उधर से आई उधर से है, ऐसा नहीं है। तो वो जो एमिरेट एयरलाइन है या कतर है या सऊदीया है या इत्तेहाद है या सिंगापुर, आप जहाँ भी जाएंगे तो उनका एक सेट प्रोसीजर है, वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वो आप उसको पास करेंगे, वो आपको रख लेंगे। तो जितने भी लोग जो क्वालिफाई कर गए, उनके स्टैंडर्ड्स को वो सारे के सारे बाहर चले गए। अब हमारे पास जो इंजीनियर्स रह गए, और आप यूँ कह लीजिए कि एक तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर 1, और दूसरा कोई भी इंजीनियर हो, जैसे गाड़ी है आपकी गाड़ी है, तो अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक शू ख़राब हो गए
तो आप मैकेनिक के पास ले जाएं तो आपसे कहेगा ब्रेक शू नया लाया मैं डाल देता हूँ, तो आप उसे कहें नहीं ब्रेक शू तो मैंने ला के नहीं दे रहा, तो आप ऐसे करो उसको ठीक कर दो, तो वो क्या करेगा, वो जूती का चमड़ा उतार के उस पर लगा देगा। यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ वो तो ब्रेक शू आपके लिए ख़रीदने सरा। चक्कर ये होता है कि देखिए इंजीनियर्स अगर अच्छे हैं भी तो ऑल डिपेंड करता है पार्ट्स के ऊपर। अच्छा, जहाज़ों में पार्ट्स का सिलसिला कुछ यूँ है कि हर पार्ट की अपनी एक लाइफ है और रिकॉर्डेड होती है, ज़बानी कलामी नहीं होती। तो जब वो इस पार्ट ने चेंज होना है तो उसने होना है। इंजीनियर उस वक्त काम कर सकता है जब आप उसको पार्ट दें। तो ये जो ये बड़ा एक इशू है हमारे यहाँ कि काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंजीनियर्स भी हैंडीकैप होते हैं। वो लोकल जो प्राइवेट एयरलाइंस हों जैसे फ्लाई जना या एयर ब्लू या कोई भी हो या PIA हो, और आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छी सर्विस के अंदर। अगर आपकी मेंटेनेंस अच्छी होगी, आपके इंजीनियर्स अच्छे होंगे, आपकी क्रू की ट्रेनिंग अच्छी होगी, ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो ये सब मिल के एक अच्छी एयरलाइन बनती है। और डेफिनेटली उसमें फिर पैसेंजर भी खुश होंगे, उनको भी अच्छी सर्विस मिलेगी और शायद उनकी कोई शिकायत भी कम हो। ये सब कुछ कहने के बाद मैं जाते जाते एक दो लफ्ज़ फिर दोबारा कहूँगा कि जब भी कोई इंसिडेंट हो या एक्सीडेंट हो, फॉर गॉड सेक, जब मैंने आपसे पहले भी कहा था, बजाय इसके कि आप सबसे पहले शोर डालने वालों में शामिल हो जाएं बग़ैर कुछ जाने हुए कि ये हुआ क्या, और ऐसी बात कर दें जो एक्चुअली नहीं हुई, तो वो एक हिजान पैदा करने वाली बात है, सच्चाई फैलाने वाली बात नहीं है। तो इंतज़ार कर लें 2-4 दिन 5 दिन। मुझे पहले दिन पता चल गया था, लेकिन मैं इसलिए रुका कि मैं पहले पता करूं कि हुआ क्या है, ताकि वो बात ना की जाए जो नहीं हुई। तो जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।